दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप इस स्टोरी को यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसका पिछला जो भाग है आप उसे पहले देख लीजिए और ये उसका आगे का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम जो कल की कहानी थी उसी को हम शुरू करते हैं। कल हमने इसको यहाँ छोड़ा था और अब हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड मिले, नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Soon the news of the robbery in the village reached the king। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रीच का मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने इसे सर्कल करा है एंड ये एक्चुअली में कोई शायद मिस प्रिंट है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इसको यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना पड़ा। तो आप इसे ना पढ़ें क्योंकि ये एक मिस प्रिंट की वजह से लिखा हुआ है। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। सून मतलब कि जल्दी ही, द न्यूज़ ऑफ द रॉबरी मतलब कि जो रॉबरी की मतलब कि जो लूट की जो खबर थी इन द विलेज गाँव में, रीच्ड द किंग वो राजा के पास पहुँची। He sent his minister भानु to find out the truth। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म है सेंट। He sent his minister भानु मतलब उन्होंने, his minister मतलब अपने मंत्री भानु को भेजा। टू फाइंड आउट द ट्रूथ, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, टू फाइंड आउट द ट्रूथ सच का पता लगाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सेंट हिज मिनिस्टर भानु टू फाइंड आउट द ट्रूथ मतलब उन्होंने अपने मंत्री भानु को सच का पता लगाने के लिए भेजा। भानु वॉज अ वेरी वाइज मैन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य। तो और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार। भानु वॉज अ वेरी वाइज मैन मतलब भानु एक बहुत समझदार आदमी था। ही रीच्ड द विलेज अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ। ही रीच्ड द विलेज अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स मतलब वह अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। भानु इंक्वायर्ड द विलेजर्स अबाउट द रॉबरीज एंड किलिंग्स इन द फॉरेस्ट। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, सेकंड फॉर्म में इंक्वायर्ड। आप चाहें तो इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इसकी स्पेलिंग है ENQUIRED और ये इंक्वायर की सेकंड फॉर्म है इंक्वायर्ड। भानु इंक्वायर्ड द विलेजर्स, जो भानु था उसने गांव वालों से मतलब कि ग्रामीणों से पूछताछ की। अबाउट द रॉबरीज, अबाउट द रॉबरीज मतलब कि लूटों के बारे में। और ये रॉबरी का प्लूरल नाउन है रॉबरीज। अबाउट द रॉबरीज लूटों के बारे में, एंड किलिंग्स और हत्याओं के बारे में, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भानु ने गांव वालों से या कह सकते हैं ग्रामीणों से लूटों के बारे में और हत्याओं के बारे में जंगल में गांव वालों से पूछताछ की। वी डिड नॉट रॉब एंड किल एनीबडी, वी डू नॉट नो एनीथिंग। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और रॉब का मतलब आप नोट कर सकते हैं, ROB रॉब का मतलब लूटना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या जवाब दिया? वी डिड नॉट रॉब एंड किल एनीबडी मतलब हमने
किसी को भी न, हमने किसी को भी नहीं लूटा और या मारा, हमने किसी को भी नहीं लूटा और ना मारा। वी डू नॉट नो एनीथिंग। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जैसे ऊपर आपने पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य देखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो आपको डज नॉट का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें डू नॉट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली वी के साथ डू का यूज़ किया गया है। वी डू नॉट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या जवाब दिया? वी डिड नॉट रॉब एंड किल एनीबडी, हमने किसी को भी नहीं मारा ना लूटा। वी डू नॉट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। रिप्लाइड द विलेजर्स, मतलब कि ग्रामीणों ने, गांव वालों ने जवाब दिया। आगे देखिए, वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल वन ऑफ द सोल्जर्स स्टॉप्ड नियर द पॉइजनस लेक। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर दौरान, तो यहाँ पर इसका मतलब है दौरान। वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी और रिटर्न मतलब लौटना। वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल, राजधानी लौटने के दौरान वन ऑफ द सोल्जर्स, मतलब वन ऑफ द सोल्जर्स मतलब कि एक सिपाही, स्टॉप्ड रुक गया, नियर द पॉइजनस लेक, जहरीली नदी के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वाइल रिटर्निंग टू द कैपिटल वन ऑफ द सोल्जर्स स्टॉप्ड नियर द पॉइजनस लेक, मतलब कि राजधानी लौटने के दौरान एक सिपाही जहरीली झील के पास रुक गया। स्टॉप मतलब रुकना, सेकंड फॉर्म में स्टॉप्ड, जहरीली झील के पास रुक गया। He was very tired and wanted to drink some fresh water। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में दो स्ट्रक्चर का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। ये जो पहला वाक्य है छोटा सा, ही वॉज वेरी टायर्ड, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में एडजेक्टिव को जोड़ा गया है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, TIRED, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, जो कि एक एडजेक्टिव है। और उसके बाद का जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। पहली वर्ब है चाहना, सेकंड फॉर्म में वांटेड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों आपको ये चार चीज़ भी यहाँ याद रखनी है कि जब आप ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो दूसरी वर्ब से पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर, और वो थोड़ा ताज़ा पानी पीना चाहता था। भानु थॉट फॉर ए वाइल, दोस्तों थिंक का मतलब होता है सोचना और THOUGHT ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? भानु थॉट फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर, एक क्षण के लिए। भानु थॉट फॉर ए वाइल मतलब भानु ने थोड़ी देर या कह सकते हैं एक क्षण के लिए सोचा। एंड लुक्ड अराउंड टू सी द फॉरेस्ट नियर द लेक, दोस्तों लुक का मतलब होता है देखना, सेकंड में लुक्ड और अराउंड मतलब आसपास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि भानु थॉट फॉर ए वाइल, भानु ने एक पल सोचा, थोड़ी देर सोचा। एंड लुक्ड अराउंड, और उसने आसपास देखा। टू सी द फॉरेस्ट, जंगल को देखने के लिए, नियर द लेक, झील के पास। आगे देखिए, ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू वेट, दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, और उसके अलावा इसका एक और मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं या फिर आग्रह करते हैं तो वहाँ पर भी आस्क का यूज़ किया जाता है और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड हिज सोल्जर टू वेट, उसने अपने सिपाही को इंतज़ार करने को कहा। ही देन इमीडिएटली वेंट बैक टू द विलेज एंड आस्क्ड द विलेजर्स अबाउट दैट लेक, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और इमीडिएटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत या जल्दी से, और आप एडवर्ब की मीनिंग को नोट कर सकते हैं। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को दर्शाता है, उसका वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही देन का मतलब होता है फिर। ही देन इमीडिएटली वेंट बैक, फिर वह तुरंत या कह सकते हैं जल्दी से वापस गया। टू द विलेज, गांव वापस गया। एंड आस्क्ड द विलेजर्स, और उसने गांव वालों से पूछा।
अबाउट द लेक, झील के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, फिर वो तुरंत वापस गांव गया और उसने गांव वालों से झील के बारे में पूछा। दे इन्फॉर्म्ड भानु अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक। दोस्तों दे जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है और आप इसकी हिंदी नोट कर सकते हैं। दे का अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। तो आप इस चीज़ को याद रखें जब आप कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहाँ पर आप एक से अधिक लोगों को मेंशन करना चाहते हैं, तो आपको दे का यूज़ करना होता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सेकंड फॉर्म में इन्फॉर्म्ड। तो क्या अर्थ हुआ, दे इन्फॉर्म्ड भानु, उन्होंने भानु को सूचित किया। अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक, अबाउट द पॉइजनस वाटर लेक मतलब कि झील के जहरीले पानी के बारे में उन्होंने भानु को सूचित किया। आगे देखिए 10 और THUS 10 का मतलब था इस प्रकार से भानु एंड हिज सोल्जर्स वर सेव्ड। इस प्रकार, और सेव्ड दोस्तों यहाँ पर सेव्ड को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है बच जाना। इस प्रकार से भानु एंड हिज सोल्जर्स वर सेव्ड, इस तरह से जो भानु और उसके जो सिपाही थे वो बच गए। फ्रॉम ड्रिंकिंग द पॉइजनस वाटर, जहरीला पानी पीने से भानु और उसके जो सिपाही थे वो इस तरह से बच गए। द सोल्जर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद भानुज विजडम। दोस्तों यहाँ भानु के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ कर किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, WISDOM, विजडम। दोस्तों विजडम एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी और इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभावित होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द सोल्जर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद भानुज विजडम, मतलब जो सिपाही थे वो भानु की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। आगे देखिए वन इंक्वायर्ड। दोस्तों इंक्वायर का मतलब पूछना, पूछताछ करना, सेकंड फॉर्म में। वन इंक्वायर्ड मतलब एक ने पूछा, सर श्रीमान, व्हाट मेड यू थिंक दैट द वाटर ऑफ दिस लेक वॉज नॉट फाइन टू ड्रिंक। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य थोड़ा सा लंबा सेंटेंस, इसको अच्छे समझ लीजिए। और देखिए यदि आप इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, व्हाट मेड यू थिंक, ये हमारा कॉजेटिव वाक्य है। कॉजेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर एक प्रकार की कोई कॉज हो, जहाँ पर ये पाया जाए कि एक चीज़ करने से दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, तो इस तरह के वाक्यों को कॉजेटिव वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, वन इंक्वायर्ड, एक ने पूछा, सर श्रीमान, व्हाट मेड यू थिंक मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे आपने सोचा कि द वाटर ऑफ दिस लेक, की जो इस झील का पानी है, वॉज नॉट फाइन टू ड्रिंक, वो पीने के लिए सही नहीं है। दो, THOUGH, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, दो का मतलब था हालांकि। दो मतलब कि हालांकि, इट लुक्स सो क्लीन, हालांकि ये बहुत साफ दिखता है, एंड फ्रेश, ये बहुत ही मतलब कि साफ और ताज़ा दिखता है। भानु रिप्लाइड, भानु ने जवाब दिया, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, इफ़ दिस वाटर वॉज सो फ्रेश एंड प्योर, कि यदि ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ताज़ा है और प्योर है मतलब कि शुद्ध है, देन फिर वाई डिड नॉट वी फाइंड एनी वन अराउंड इट, फिर हमें इसके आसपास कोई भी क्यों नहीं मिला। I had understood that some dacoits were asking the new visitors to drink water from the poisonous lake। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और थर्ड फॉर्म में अंडरस्टूड, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई हैड अंडरस्टूड, तो उसने क्या जवाब दिया, मैं समझ चुका था कि, दैट मतलब कि, सम डकोइट्स मतलब कुछ डाकू, वर आस्किंग द न्यू विजिटर्स, वो बोल रहे थे या कह रहे थे, द न्यू विजिटर्स मतलब कि नए यात्रियों से, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने को, फ्रॉम द पॉइजनस लेक झील से पानी पीने को वो नए यात्रियों को कह रहे थे। वंस दे बिकेम अनकॉन्शियस, और जब वो बेहोश, अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश, और जब वो बेहोश हो जाते, द डेकोइट्स रॉब्ड ऑल देयर मनी, जो डाकू थे वो उनके सारे पैसे लूट लेते। आगे देखिए
भानु वेंट बैक एंड इन्फॉर्म्ड द किंग। जो भानु था वो वापस गया और उसने राजा को सूचित किया। द किंग ऑर्डर्ड टू बिल्ड अ वॉल अराउंड द लेक सो दैट नो ह्यूमन एंड एनिमल कुड गो नियर इट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनवाना, बनवाने का, अ वॉल एक दीवार को, अराउंड द लेक झील के आसपास, सो दैट ताकि, नो ह्यूमन मतलब कोई भी इंसान, एंड एनिमल और जानवर, कुड गो नियर इट उसके नज़दीक जा सकें। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द किंग ऑर्डर टू बिल्ड अ वॉल अराउंड द लेक सो दैट नो ह्यूमन एंड एनिमल कुड गो नियर इट, मतलब राजा ने आदेश दिया उस झील के आसपास एक दीवार बनवाने की का उन्होंने आदेश दिया ताकि कोई भी इंसान या फिर कोई जानवर उसके नज़दीक ना जा सकें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या इसका मोरल है? वी मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट। दोस्तों मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सलाह को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। और ट्वाइस का मतलब था दो बार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वी मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट, मतलब कुछ भी मतलब काम करने से पहले हमें अवश्य ही दो बार सोचना चाहिए। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट था। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और यदि आपने आज के वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके एक एक लाइक और एक एक जो सब्सक्राइब होता है ये हमारे चैनल की बहुत हेल्प करता है। और हेल्प करने के अलावा दोस्तों ये हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बनाते रहने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करें, आप चैनल को ज़रूर, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो तो आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप अपनी सलाह या फिर जो भी आपका फीडबैक है उसे बताने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि यदि आपकी कोई भी सुझाव हो ताकि हम उन सुझावों को इस्तेमाल करके और भी अच्छे वीडियो बना सकें। बिकॉज गाइज you need to understand one thing that I always try to keep changing new things and I always try to keep making such videos so that I can bring new content for you. But apart from this I also need your suggestions and your feedback because you are more knowledgeable than me. So if you just provide any feedback or any good suggestion which can be very helpful for this channel or which can be very helpful to make better videos, so I always try to consider them and I always try to improve the quality of video. And apart from this your valuable feedback, your suggestion, I try to implement that in every video so that we can improve more and more and I can make more productive and more fruitful videos for you. Because what I want that when you come to my channel and you spend your 10, 15 minutes, 20 minutes, I want that you should be able to learn something, you should be able to get something out of video. Because I do understand this and I do believe in this because time is very precious and most of you are students and I do not want you to waste any second of yours and I do not want you to waste your time. So what I want when you come to my channel, I want if you give me 10 minutes, 15 minutes, then you should be able to learn something new from my videos because you are giving me your precious time and in return I also want to give you something good which can be very helpful for your English and which can be very good for your career. So guys, it is always my thinking and I always try to make a video which can be good for you. That's the thing which I always try to implement in my video. And apart from this guys, if you have anything to say you can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.